रामपाल मीणा, सहआचार्य इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपूतली। कक्षा BA पार्ट 3, पेपर 2, आधुनिक विश्व का इतिहास। इसमें आज फ्रांस की क्रांति पर चर्चा की जा रही है, इसके कारणों पर। फ्रांस की क्रांति के पिछले व्याख्यान में मैंने 2 कारणों की चर्चा की थी: व्यापक आर्थिक असंतोष और राजनीतिक निरंकुशता, अकर्मण्यता एवं विलासिता। ये कारण नंबर 2 और 3 थे। आज कारण नंबर 4 और 5 पर चर्चा कर रहा हूँ। चौथा कारण है प्रशासनिक अव्यवस्थाएं। क्रांति से पूर्व फ्रांस की शासन प्रणाली अक्षम, अव्यवस्थित, भ्रष्ट और खर्चीली थी। एक रूपता का अभाव था। राजा की सहायता के लिए 5 समितियां थीं जो कानून बनाती, राजा की तरफ से आदेश जारी करती तथा राज्य के घरेलू व वैदेशिक मामलों की देखभाल करती थी। प्रांतीय शासन के लिए समस्त देश 2 प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था: गवर्नर के प्रांत, जिनको गवर्नमेंट कहते थे, और उनकी संख्या 40 थी। ये गवर्नर उच्च वर्ग के कुलीन थे जो वर्साई के राज दरबार में पड़े रहकर ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे एवं इनका प्रांतीय शासन में योगदान नहीं था। इनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि प्रांतों का शासन करते थे। नंबर 2, जेनरलिटीज, जिनकी संख्या 34 थी। इनके अधिकारी इंटेंडेंट होते थे जो राजा के द्वारा नियुक्त होते थे। स्थानीय शांति, सुरक्षा, कर संग्रह आदि का निरीक्षण व नियंत्रण यही अधिकारी करते थे। पार्लियामा के अतिरिक्त शेष न्यायालयों की अध्यक्षता भी यही करते थे। मध्यकाल से प्रचलित एक आंतरिक विभाजन के अंतर्गत फ्रांस को बहुत से जिलों में बांटा हुआ था जो बेलिफ्स एवं सेनेसल्स नामक अधिकारियों के अधीन थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस न्यायिक जिलों, धार्मिक जिलों व शैक्षणिक जिलों में भी बटा हुआ था। स्थानीय स्वशासन का कोई अस्तित्व नहीं था। स्थानीय मरम्मत या निर्माण कार्य का निर्णय पेरिस से लिया जाता था। कानून एवं न्याय के क्षेत्र में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार व्याप्त था। देश में कानूनों की कोई एक प्रामाणिक विधि संहिता नहीं थी। कई रोमन कानून व कई सामंती कानून प्रचलित थे। लगभग 385 विभिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे। किसी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए वारंट, जिसको लेत्र द कैसेट कहा जाता है, जारी करके गिरफ्तार किया जा सकता था। न्याय के पदों को बेचने से न्यायिक व्यवस्था बिगड़ गई थी। अदालतों की भाषा लैटिन थी जो आम प्रजा नहीं समझ पाती थी। तौल व माप की इकाइयों में समरूपता नहीं थी। कहीं मुक्त व्यापार प्रचलित था तो कहीं सामान के आने जाने पर चुंगी व अन्य कर देने पड़ते थे। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार भी अस्पष्ट थे। किस व्यक्ति का कौन से न्यायालय में न्याय होगा और उसे क्या सजा दी जाएगी, इसका कोई अता पता, किन कानूनों के तहत उसे सजा दी जाएगी, इसका कोई अता पता नहीं था, क्योंकि कानून व्यवस्था अलग अलग जगह असमान। 5वां कारण बौद्धिक जागृति। फ्रांस की क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि बनाने में फ्रांस के चिंतकों एवं लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन लेखकों ने फ्रांस की जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक असंतोष को बड़ी प्रखर अभिव्यक्ति दी तथा फ्रांस के लोगों के समक्ष उनकी तत्कालीन दशा से मुक्ति के, सुधार के मार्गों को प्रस्तुत किया। यह सही है कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस के लेखकों के विचारों का परिणाम नहीं थी। वह मूलतः राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त असंतोषजनक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों तथा उनके सुधार के प्रति तत्कालीन सरकार की उदासीनता का परिणाम थी। लेकिन फिर भी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में इन लेखकों का योगदान इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इन्होंने तत्कालीन समाज एवं व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा उनसे मुक्ति की आशा और आकांक्षा जागृत की। यद्यपि इसके लिए क्रांति का विचार इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि में 18वीं सदी के 3 फ्रांसीसी विचारक महत्वपूर्ण हैं: मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर एवं रूसो। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज थी, जिसका प्रकाशन 1748 में हुआ था। यह राजनीतिक दर्शन की पुस्तक थी।
जिसमें विविध शासन प्रणालियों का विश्लेषण कर इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र पद्धति को श्रेष्ठतम घोषित किया, क्योंकि वह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करती थी। मॉन्टेस्क्यू ने प्रशासन पद्धति में कुशलता लाने के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के सावधानीपूर्वक विभाजन पर बल दिया। अपनी पुस्तक पर्शियन लेटर्स में समाज में व्याप्त विषमताओं, भ्रष्टाचार तथा बर्बरता का चित्रण कर निरंकुशवाद की आलोचना की है। वॉल्टेयर बुद्धि एवं विचार की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था। उसने फ्रांस की विषमताओं, अत्याचारों एवं चर्च के आडंबरों की आलोचना की। वह पादरियों को ढोंगी व पाखंडी मानता था तथा ईसाई या हिब्रू धर्म के ईश्वर में विश्वास न कर देववाद, जो प्रकृति में अंतर्निहित ईश्वर का रूप है, उसको मानता था। उसने अपनी रचना लेटर्स ऑन द इंग्लिश में इंग्लैंड में प्रचलित विचार स्वतंत्रता की प्रशंसा की है। वॉल्टेयर प्रजातंत्र के स्थान पर प्रबुद्ध तथा कल्याणकारी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। तीसरा महत्वपूर्ण विचारक रूसो था। रूसो फ्रांस की व्यवस्था में आमूल चूल यानी पूर्ण परिवर्तन के पक्ष में था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक अनुबंध में फ्रांस की क्रांति का आदर्श वाक्य प्रदान किया। वह था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। उसने प्रजातंत्र की दो मूलभूत आवश्यकताओं पर बल दिया। नंबर 1 जनता की प्रभुसत्ता तथा नंबर 2 सभी नागरिकों के समान अधिकार। रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था और अब सब तरफ से बंधनों में बंधा हुआ है। उसके अनुसार अपनी मौलिक मुक्त अवस्था को त्याग कर मनुष्य ने सरकार के बंधन को स्वीकार किया, लेकिन कोई भी सरकार एक सामाजिक अनुबंध पर आश्रित होती है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति समाज के सभी सदस्यों की सहमति से किसी केंद्रीय सत्ता के प्रति अपने अधिकारों का समर्पण करता है। यदि कोई शासक जनता की प्रभुसत्ता को अस्वीकार करता है तो वह उक्त सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन करता है। ऐसी स्थिति में जनता को यह स्वाभाविक अधिकार है कि वह ऐसे शासक को हटा दे। रूसो के ये विचार फ्रांस की क्रांति की घटनाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बन गए। रूसो सभ्यता के विकास को मनुष्य की नैसर्गिक अवस्था में बाधक मानता है। सभ्यता के विकास ने ही अपने विचारों, कानूनों एवं संस्थाओं के माध्यम से दुष्टता एवं वेदना की स्थिति में मनुष्य को ला दिया। यह विचार उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज में व्यक्त किए। उसने एक दूसरी पुस्तक एमिल में बच्चों को स्वाभाविक रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने को प्रेरित किया। ओके।